आप सुन रहे हैं किताब कहानी, जहां हम आपके लिए लाते हैं दुनिया की मशहूर और मुतासिर कुन किताबों की समरी, आसान और दिलचस्प अंदाज में। तो आइए शुरू करते हैं आज की समरी। इंट्रोडक्शन। आप हर रोज खुद से कितने वादे करते हैं? शायद आपने खुद से प्रॉमिस किया होगा कि आप ज्यादा से ज्यादा बुक्स पढ़ेंगे, एक्सरसाइज करेंगे या किसी नई हॉबी में इंटरेस्ट लेंगे, लेकिन आप इनमें से कुछ भी नहीं करते हैं। हमारे सामने अभी कई चैलेंजेस हैं। हम सब कोविड महामारी का शिकार हुए और अभी भी इसका और दूसरे कई वायरस का खतरा हमारे सर पर मंडरा रहा है। लाइफ में अधूरेपन की फीलिंग और बीमारी को लेकर हमेशा चिंता करना हमारे मेंटल हेल्थ को नुकसान पहुंचा रहा है। हम अपनी डेली लाइफ में कंफ्यूज्ड, दुखी और थके हुए से रहते हैं। क्या इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है? क्या हमारी पूरी जिंदगी ऐसे ही गुजर जाएगी? इस बुक की ऑथर कैथरीन मे के हिसाब से एक रास्ता है, और वो है इंचैंटमेंट, यानी एक मैजिकल एक्सपीरियंस होना या जो आपको बेहद खुशी देता हो। इस समरी में आप इंचैंटमेंट के अलग अलग फॉर्म के बारे में जानेंगे और ये भी जानेंगे कि इससे कैसा फील होता है और आप उस फीलिंग को कैसे बनाए रख सकते हैं। तो चिंता मत कीजिए, क्योंकि इंचैंटमेंट आपके मन के बोझ को गायब करने में मदद करेगा। हायरोफनी। कैथरीन को याद है कि जब वो छोटी थीं तो उनकी दादी किचन में काम किया करती थी। उनकी दादी अपनी फेवरेट चेयर पर बैठ जाती और कुछ संतरे निकाल लेती और बड़े आराम से फलों के छिलके उतारती और उन्हें अलग अलग रखती जाती। बचपन में कैथरीन को समझ नहीं आता था कि उनकी दादी इतने सिस्टमैटिक तरीके से संतरे क्यों छीलती थीं। उनके घर में संतरे आना कोई बड़ी या अनोखी बात तो नहीं थी, वो तो हर हफ्ते संतरे खरीदते और खाते थे। लेकिन बड़े होके कैथरीन को समझ आया कि उनकी दादी के लिए संतरों के क्या मायने थे। ये ठीक वैसा ही था जैसे कैथरीन के लिए पत्थर थे। उनकी दादी जब तसल्ली से संतरे छीलती थीं तो उन्हें बहुत सुकून मिलता था। ये उनके लिए किसी पवित्र एहसास से कम नहीं था। कैथरीन के दादी का संतरों के प्रति जो डिवोशन यानी श्रद्धा या लगन था, उसे हायरोफिनी कहते हैं। जब कैथरीन पत्थरों को, खूबसूरत पत्थरों को चुनती हैं तो उन्हें भी इसी तरह की हायरोफिनी का एहसास होता है। रोमानियन हिस्टोरियन मिर्सिया एलियाडे ने हायरोफिनी का टर्म बनाया था। ये उस एक्सपीरियंस को दिखाता है जिसमें हमें डिविनिटी यानी एक तरह की दिव्यता का एहसास होता है। आप आसानी से किसी भी चीज़ को हायरोफिनी में बदल सकते हैं। ऐसा करने के लिए उस एक्टिविटी को अपना पूरा अटेंशन दीजिए और उसे ऐसी चीज़ के तौर पर मत देखिए कि वो कोई काम है जिसे आपको करना ही पड़ेगा। उस एक्टिविटी को करने में पूरी तरह मगन हो जाइए, जैसे कि आप उसके बारे में बहुत स्ट्रांगली फील करते हो। मिर्सिया एलियाडे ने 1957 में लिखा था कि इंसान ने अपने हायरोफिनी खो दी है, और बदकिस्मती से आज भी ये बात बिल्कुल सटीक बैठती है। सच्चाई एकदम सामने है कि हम सभी बिना किसी जोश, खुशी या लगन के सेम कामों को बस किए जा रहे हैं। टेक ऑफ योर शूज़। मेडिटेशन भी एक हायरोफिनी है, जिसका मतलब है प्रेजेंट मोमेंट को जीने की कोशिश करना और उसका आनंद लेना। इसका मतलब है कुछ वक्त के लिए रोज़मर्रा की ज़िंदगी के हिसाब से चलने के लिए मना कर देना। मेडिटेशन एक तरीका है जिससे आप एन्चांटमेंट को अपनी लाइफ में इनवाइट कर सकते हैं। कैथरीन अपने घर से बाहर निकलकर अपनी जूते उतारकर मेडिटेट करती हैं। शायद आपको ये सुनकर अजीब लग रहा होगा, लेकिन कैथरीन के इस तरह से मेडिटेट करने की एक वजह है। अपने जूते उतारना इस धरती से रिकनेक्ट होने का एक सिंबल है। जूतों का मकसद है आपके पैरों को बचाना, इसलिए उन्हें उतारने का मतलब है अपने पैरों की सेफ्टी को खतरे में डालना या खुद को वल्नरेबल बना देना। अपने जूते उतारकर नीचे ज़मीन को टच करने का ख्याल भी एक हम्बलिंग एक्सपीरियंस है। वो इसलिए क्योंकि ये आपको धरती के साथ जुड़ने या उसके साथ एक हो जाने का एहसास कराता है। इसका मतलब ही है नेचर के साथ फिर से जुड़ना। कैथरीन जब अपने पैरों के नीचे की मिट्टी को महसूस करती हैं तो वो एक खास तरह के माइंडसेट में चली जाती हैं। जब वो मेडिटेट करना शुरू करती हैं तो उन्हें लगता है कि वो जी उठी है, और ये एहसास बहुत ही मैजिकल होता है। वो कहती हैं कि छोटी छोटी चीज़ों पर अपना ध्यान देना बहुत ही जादुई एक्सपीरियंस होता है, जैसे कि अपने पैरों के नीचे की मिट्टी को महसूस करना। हम हमेशा सिर्फ बड़ी चीज़ों की तरफ ही ज़्यादा ध्यान देते हैं, जैसे कि न्यूज़ और फैमिली और फ्रेंड से अपडेट लेना। लेकिन मेडिटेशन बहुत ही स्पेशल और इंटीमेट तरह की एक्टिविटी है, क्योंकि इसमें आपके पास छोटी छोटी चीज़ों पर फोकस करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचता है। कैथरीन का एक और फेवरेट मेडिटेशन है, वो है साउंड यानी आवाज़ पर फोकस करना। इसमें वो अपने पैरों को मजबूती से ज़मीन पर जमाती हैं और अपनी आंखें बंद करके खुद से पूछती हैं कि उन्हें क्या सुनाई दे रहा है। उन्हें अपने आसपास के लोगों और आती जाती बस और कार से निकलने वाली अलग अलग तरह की आवाज़ें सुनाई देती हैं।
लेकिन कुछ देर बाद उन्हें खामोशी का एहसास होता है। मेडिटेशन आपके लिए यही करता है। इतने शोर शराबे और तरह तरह के थॉट से गुजरने के बाद मेडिटेशन आपके माइंड को शांत कर देता है। इससे आपका माइंड शांत हो जाता है और ये आपको क्लैरिटी देता है। ये क्लैरिटी आपको उन चीज़ों के बारे में सोचने में मदद करती है कि आपके लिए सच में क्या मायने रखता है या आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है। इसके साथ ही ये आपका अटेंशन स्पैन भी स्ट्रॉन्ग करता है। हमें एक साथ मल्टीपल चीज़ों पर अटेंशन देने की हैबिट हो गई है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो ये है कि मेडिटेशन हमें एन्चांटमेंट ढूंढने में मदद करता है। एक बार कैथरीन ने अपनी फ्रेंड क्लेयर के साथ तीर्थ स्थान पर जाने का फैसला किया। ये जगह थी सेंट निकोलस हॉस्पिटल, जहां लेप्रेसी यानी कोढ़ के मरीज साथ में रहते थे। इस हॉस्पिटल का सबसे जाना माना स्पॉट था यहाँ का कुआं। ये माना जाता था कि इस कुएं ने कई लोगों की लेप्रेसी और दूसरी बीमारियां ठीक की थी। आज भी ये कुआं एक टूरिस्ट अट्रैक्शन है। कैथरीन ने झिझकते हुए ये कहा कि उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि कुएं के सामने जाकर करना क्या है। ये कुआं पहले भी और आज भी कई लोगों के लिए हायरोफेनी रहा है। कैथरीन मानती हैं कि जब वो कुएं के सामने आई तो उन्हें एक जादुई और अनोखा एहसास हुआ था। उस कुएं के पास जाना ऐसा था जैसा कि वो चर्च जा रही थी। उन्हें लग रहा था कि वो एक पवित्र जगह जा रही हैं, तो उन्हें इसका सम्मान करना चाहिए। ये भी साफ जाहिर था कि क्लेयर उस कुएं को एक हायरोफनी की तरह मानती थी। उसने कुएं को बड़ी श्रद्धा और विश्वास से देखा। क्लेयर के बिना कुछ बोले ही कैथरीन समझ गई थी कि वो कुएं से प्रार्थना कर रही थी। हर इंसान के लिए स्पिरिचुअलिटी के मायने अलग अलग होते हैं और हर इंसान उस डिवाइन पावर के साथ कैसे कनेक्ट करता है, ये भी अलग अलग होता है। कैथरीन को जब पहली बार स्पिरिचुअलिटी का एहसास हुआ तो वो इसमें कहीं खोकर रह गई। उन्हें नहीं पता था कि हायरोफनी के जरिए अपनी स्पिरिचुअलिटी को कैसे पाया जाए। कैथरीन इस सोच के साथ बड़ी हुई थी कि उन्हें अपने बिलीव्स के लिए एक ठोस सबूत चाहिए, जैसे कि एक धार्मिक कैथोलिक शख्स को चर्च जाने और मूर्ति को देखने की ज़रूरत होती है। आप अपनी स्पिरिचुअलिटी को कैसे एक्सप्रेस करेंगे, ये बताना मुश्किल है, क्योंकि ये हर इंसान के लिए बिल्कुल अलग और यूनिक एक्सपीरियंस होता है। उस कुएं को देखते वक्त कैथरीन बिल्कुल यही सोच रही थी। रिचुअल यानी रस्म रिवाज या धार्मिक संस्कार इंसान के स्पिरिचुअल बिलीव्स को और भी मजबूत कर देते हैं। जैसे किसी पवित्र किताब को पकड़ते वक्त या प्रार्थना करते वक्त कुछ लोग अपने हाथों को आपस में जोड़ लेते हैं। उस कुएं के पास पहली बार जाना कैथरीन के लिए एक स्पेशल एक्सपीरियंस तो था, लेकिन एक तरह से अधूरा भी था। वो ये जानना चाहती थी कि वो अपने तरीके से कुएं से कैसे प्रार्थना कर सकती हैं। अगले दिन उन्होंने मेडिटेशन किया। सबसे पहले उन्होंने अपने जूते उतारे, अपने पैरों के नीचे की जमीन को महसूस किया। उन्होंने अपनी आंखें बंद की तो उन्हें अपने आसपास कई तरह की आवाज़ें सुनाई दीं और फिर धीरे धीरे उनका मन शांत हो गया। इस शांत अवस्था में कैथरीन को याद आया कि लामा का ब्रेड कैसे बनाया जाता है। इस तरह के ब्रेड को चर्च में आशीर्वाद के रूप में चढ़ाने के लिए बनाया जाता है। कैथरीन को याद आया कि आटा गूंथते वक्त उसमें बटर मिलाया जाता है और कुछ मिनटों तक गूंथा जाता है। आटे में खमीर उठाने के लिए वो उसमें थोड़ा सा आटा भी मिलाती हैं। जब आटा तैयार हो जाता है तो उसे अवन में बेक किया जाता है और उसके बाद एकदम फ्रेश और गोल्डन ब्रेड बनता है। जैसे जैसे कैथरीन मेडिटेट करती गई, उनके अंदर खुशी का एहसास बढ़ता गया। उन्हें समझ आ गया था कि उन्हें कुएं के पास जाकर क्या करना है। अगली बार जब कैथरीन क्लेयर के साथ कुएं के पास गईं, तो वो एकदम तैयार थी। वो अपने साथ ग्रेप वाइन और गार्डन मिंट लेकर गई थी और क्लेयर गुलाब और नाशपाती लेकर आई थी। ये चीज़ें उन्होंने चढ़ावे के तौर पर बड़ी सावधानी के साथ कुएं के पास रख दी। यहाँ गौर करने वाली ये है कि वो चीज़ें मायने नहीं रखती, बल्कि उनके पीछे छुपे इरादे मायने रखते हैं। चढ़ावा चढ़ाना बस एक तरह का रिचुअल है। यहाँ कैथरीन ने जो किया है वो एन्चांटमेंट का परफेक्ट एग्जाम्पल है। उन्होंने कुएं का सम्मान करने के लिए एक रिचुअल किया जिसमें उन्हें एक मीनिंग का एहसास हुआ। उन्हें उस कुएं से शांति और सुकून का एहसास हुआ था और धीरे धीरे ये कुआं उनके लिए एक हायरोफनी बन गया। बिलीफ के लिए प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, इसलिए जब तक आपका प्रैक्टिस डिवोशन या भक्ति से भरा है, तब तक आपकी हायरोफनी आपको एन्चांटमेंट यानी बेहद खुशी देती रहेगी। आपको फिर से याद दिला दी कि आप क्या दे रहे हैं ये मायने नहीं रखता है, बल्कि आप किस नियत से कुछ दे रहे हैं, बस ये मायने रखता है। बर्निंग बुक्स। गर्मियों के दौरान
कैथरीन और उनकी फैमिली के घर में छोटे छोटे कीड़े मकोड़े आ जाते थे। ये कीड़े इस बात की परवाह किए बिना कि वो जलकर मर सकते हैं, किसी न किसी तरह की रोशनी की ओर खींचे चले जाते थे। कैथरीन को कीड़े मकोड़ों से डर नहीं लगता है, लेकिन उनके हस्बैंड और बेटे को लगता है, तो वो तुरंत उन कीड़ों को पकड़कर उन्हें बाहर ले जाती और अंदर आकर तुरंत सारे खिड़की दरवाजे बंद कर देती। हम में और इन कीड़ों में एक बात कॉमन है, उनकी तरह हम भी चमकीली और तड़क भड़क वाली चीज़ों की ओर अट्रैक्ट हो जाते हैं। जरा सोचो उन जॉब्स के बारे में जिन्हें पाने के लिए लोग लड़ने मरने को तैयार हो जाते हैं, और फेम पाने के लिए लोग क्या कुछ नहीं करते। किसी भी चीज़ का हद से ज्यादा चाहना खतरनाक होता है। जैसे कीड़े अपने अंजाम की परवाह किए बिना ही रोशनी की ओर खींचे चले जाते हैं और अंत में जलकर मर जाते हैं, ठीक वैसे ही हम भी किसी भी चीज़ को लेकर बेहद लालची हो जाते हैं। एन्चांटमेंट का डार्क साइड है फायर, यानी आग। फायर का मतलब है लिमिट का होना। ये हमें याद दिलाता है कि हम हमेशा के लिए जिंदा नहीं हैं और हमें चोट लग सकती है। कैथरीन की लाइफ में फायर इस फॉर्म में मौजूद है कि उन्हें पढ़ने के लिए टाइम नहीं मिलता है। उन्हें लिटरेचर से बेहद प्यार है। आजकल वो एक बुक भी फिनिश नहीं कर पाती हैं। अगर वो ऐसा करने की कोशिश करती हैं तो बुक को उसी वक्त पढ़ना बंद कर देती हैं, और ये चीज़ सोचकर उन्हें बहुत शर्म आती है, क्योंकि पढ़ना उनके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता था। उन्हें लगता है कि ये सब जिंदगी को जीते जीते होने वाली थकान के कारण हो रहा है, और कैथरीन इसे दूसरों में भी महसूस कर सकती हैं। जब से पैंडेमिक स्टार्ट हुआ है, हम सभी हमेशा हाई अलर्ट के मोड में रहने लगे हैं। हम रीडिंग में पूरा फोकस ही नहीं कर पाते, क्योंकि हमारा अटेंशन स्पैन बहुत कम हो गया है। बेशक हम न्यूज़ और अपडेट्स देखने के लिए सारा दिन अपने मोबाइल को स्क्रॉल करते रहते हैं, लेकिन ये हमारी रीडिंग की हैबिट को खा रहा है। ऐसा करके हम बस खुद को हर वक्त अपडेट रखना चाहते हैं। अब हम खुद को रिचार्ज नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हम डेली हाई अलर्ट के मोड पे रहते रहते थक चुके हैं। और ये बात एकदम सच है, खास करके आज के इस मॉडर्न फास्ट पेस्ड और डिजिटल वर्ल्ड में। डीप प्ले के बारे में 1973 के ऐसे में क्लिफर्ड गियर्ट्स ने बताया है। ये एक ऐसा गेम है जिसमें प्लेयर्स का बहुत सारा पैसा दांव पर लगा होता है। साथ ही इस गेम में हारने से उनके सम्मान और गरिमा पर बुरा असर पड़ता है। कैथरीन इस गेम की तरफ नहीं, बल्कि इस गेम में जो डीप प्ले का प्रिंसिपल है उसकी ओर अट्रैक्ट हुई थी। डीप प्ले में हर प्लेयर को अपना पूरा अटेंशन देना ज़रूरी होता है। जब आप प्ले वर्ड सुनते हैं तो ये सुनने में थोड़ा बचकाना लगता है। ऐसा लगता है जैसे आप स्कूल के बाद बच्चों के साथ गेम खेल रहे हैं। लेकिन खेल भी कई बार सीरियस हो जाता है। ये आपको फिजिकली, इमोशनली और मेंटली अब्जॉर्ब कर सकता है। ये आपका अटेंशन इतना ज़्यादा कैप्चर कर लेता है कि आप हर बार अपना बेस्ट देने की कोशिश करते हैं। यही वजह है कि प्ले यानी खेलना भी इंचैंटमेंट का एक फॉर्म है। बच्चे खेल रहे हैं ये सुनकर आप कई तरह की गेम या ट्रिक्स इमेजिन करने लगते हैं, लेकिन जब आप सुनते हैं कि बड़े गेम खेल रहे हैं तो आपके लिए कुछ भी इमेजिन करना मुश्किल हो जाता है। ऐसा लगता है कि एडल्ट्स और प्ले ये दोनों वर्ड साथ साथ नहीं आ सकते, लेकिन सच्चाई कुछ और ही है कि अगर आप बड़े हो चुके हैं तो भी आप खेल सकते हैं। कैथरीन जब छोटी थीं तभी से वो पोएट बनना चाहती थीं। उन्हें शब्दों से खेलना पसंद था। पोएम के शब्द उन्हें बहुत मैजिकल लगते थे और वो अपना खुद का मैजिक क्रिएट करने के लिए बेकरार थीं। बचपन में लोग उनसे पूछते थे कि वो बड़े होकर क्या बनना चाहती हैं, तो कैथरीन बड़े जोशीले अंदाज में कहती, मैं तो बड़े होकर पोएट बनूंगी। उस वक्त उनकी बात सुनकर बड़े लोग हंस दिया करते थे। आखिर वो बच्ची ही तो थी जिसे पता ही नहीं था कि वो क्या बोल रही है। अपने फ्री टाइम में कैथरीन प्रिंसेस, टॉयज़ और मैजिक के बारे में शॉर्ट स्टोरीज लिखा करती थी। टीनेज में आने के बाद भी कैथरीन यही सोचती रहीं कि वो पोइट बनेंगी, लेकिन इस बार उनकी बातों को अच्छा नहीं माना गया। बाकी के टीनेजर्स उनकी ड्रीम की बुराई करने लगे। बड़ों ने भी उनकी इस बात का मजाक उड़ाया, क्योंकि एक सक्सेसफुल पोइट बनना बेहद मुश्किल काम माना जाता था। कैथरीन को ये जो बातें सुनने मिली थी उससे उनका हौसला टूट गया। उन्हें खुद पर बड़ी शर्म आई कि उन्होंने ऐसा सपना देख कैसे लिया। उन्होंने अपनी लिखी उन हज़ारों पोएम्स को ऐसे छुपा दिया जैसे वो कोई गंदी चीज़ हो। इस नेगेटिव फीडबैक की वजह से कैथरीन को मोटिवेटेड होकर और ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए थी, मगर इसके बजाय उन्होंने लिखना ही बंद कर दिया था। एक दिन कैथरीन ने अपनी लाइफ की सबसे बड़ी गलती की। उन्होंने बचपन से लेकर अब तक जो कुछ लिखा था सब उठाकर फेंक दिया। उस वक्त उन्हें बहुत तसल्ली हुई कि चलो उन्हें इन चीज़ों से छुटकारा मिल गया है, लेकिन फिर उन्हें गिल्टी फील होने लगा और उनका मन उदासी और कड़वाहट से भर गया। राइटिंग कैथरीन के लिए एक डीप प्ले की तरह था।
सिर्फ यही एक ऐसी एक्टिविटी थी जिसमें वो लंबे समय तक पूरी तरह फोकस कर पाती थीं। जब वो कुछ लिखती थीं तो वो फ्लो के स्टेट में चली जाती थीं। फ्लो स्टेट का मतलब है जब आप किसी काम में इतना डूब जाते हैं कि आपको वक्त का पता नहीं चलता। कॉलेज के दौरान और कॉलेज खत्म होने के बाद भी कैथरीन अपने अंदर एक खालीपन महसूस करती थीं। उन्होंने कई तरह की जॉब भी की, लेकिन किसी का भी राइटिंग से कोई लेना देना नहीं था। इन सब के बावजूद पोएट्री उनके दिल से कभी दूर नहीं गई। कैथरीन बहुत बेचैन रहने लगी थी। एक लंबे अरसे के बाद उनका लिखने का बहुत मन हुआ, लेकिन शर्मिंदगी और क्रिटिसिज्म के डर से उन्होंने लिखने की हिम्मत नहीं की। यही तो डीप प्ले की खासियत है कि आप उसे हमेशा के लिए इग्नोर नहीं कर सकते। आपको इसे अपनाना ही होगा, क्योंकि यही वो चीज़ है जो आपको खुश और जिंदा फील कराती है। इसलिए कैथरीन ने दोबारा लिखना शुरू किया। उन्होंने खुद से वादा किया कि वो एक डायरी रखेंगे और हर हफ्ते उसमें एक एंट्री करेंगे। दोबारा से लिखना थोड़ा मुश्किल लगने लगता है। कैथरीन ने इसे रिजेक्शन के साथ जोड़ दिया था, लेकिन वो लिखना बंद करने की इच्छा होने के बावजूद लिखती रहीं। कुछ हफ्तों बाद कैथरीन को हल्कापन महसूस हुआ। वो अपनी राइटिंग और डीप प्ले के साथ दोबारा जुड़ गई थीं। इतने सालों के बाद अब उन्हें शांति महसूस हो रही थी। जैसे जैसे वो लिखती गईं, वो और ज़्यादा सीखती गईं। अगर आप अपने क्राफ्ट की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ये एक दिन मर जाएगा। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि डीप प्ले से दूर जाने के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं। इसमें आपको हमेशा बेचैनी और कड़वाहट महसूस होगी, जैसे आपकी ज़िंदगी का एक हिस्सा कहीं छूट गया हो। इसलिए आपको उन एक्टिविटीज़ को नर्चर करना होगा जो आपको डीप प्ले एक्सपीरियंस कराते हैं, वरना आपका उनके लिए जो पैशन है वो धीरे धीरे मर जाएगा। कैथरीन को यकीन है कि जब से उन्होंने दोबारा लिखना स्टार्ट किया है, तब से उनकी लाइफ की क्वालिटी बहुत इम्प्रूव हो गई है। इतना ही नहीं, वो पहले से ज़्यादा खुश और सैटिस्फाइड भी महसूस करती हैं। ग्लोरीज। जे लट जॉर्डन के बड़े बड़े सपने थे। 18वीं सदी में उन्होंने ब्रोकन माउंटेन की चढ़ाई करने का फैसला किया। ब्रोकन नॉर्दर्न जर्मनी का सबसे ऊंचा माउंटेन है। इस माउंटेन पर चढ़ना बहुत खतरनाक है। ऊपर से वहां का मौसम बहुत खराब हो सकता था। उस वक्त इस माउंटेन के बारे में एक अफवाह मशहूर थी कि यहाँ आपको भूत प्रेत और चुड़ैल का सामना करना पड़ सकता था। जॉर्डन इसकी चढ़ाई और मौसम दोनों को झेल गए थे और उन्हें यहाँ ना तो कोई चुड़ैल मिली थी और ना ही कोई भूत प्रेत। इसके बजाय उन्हें उगते हुए सूरज और नीचे की खूबसूरत वादियों का वो खूबसूरत नज़ारा देखने को मिला था जिसे देखकर कोई भी मोहित हो सकता है। चारों तरफ घना कोहरा फैलता जा रहा था। जब जॉर्डन ने चारों तरफ देखा तो उनके दिल की धड़कन बढ़ गई। उन्होंने पहाड़ के आखिरी छोर को देखा जो घने कोहरे से ढका हुआ था, और फिर उन्हें एक बहुत बड़ा साया नजर आया। तो क्या वो भूत प्रेत और चुड़ैलों की कहानियां सच थीं? क्या उन्होंने प्रेतों और चुड़ैलों को नाराज कर दिया था? शायद हाँ, तभी तो उन्होंने इतने बड़े से आदमी को उनके पीछे भेज दिया था। जॉर्डन के सामने जो कुछ था उसे देखकर यकीन करना मुश्किल था। इससे पहले कि वो एक नज़र और डालते, कोहरा छट गया और उसी के साथ वो बड़ा सा आदमी भी गायब हो गया। इस तरह के किस्से कहानियां सुनना कोई नई बात नहीं है। आपने भी ऐसी कई कहानियां सुनी होंगी जो हकीकत से परे लगती हैं, लेकिन जॉर्डन के लिए वो विशालकाय आदमी का रहस्य बस कोई रहस्य नहीं था। उन्होंने तो बस एक ब्रोकन स्पेक्टर को देखा था। ब्रोकन स्पेक्टर तब बनता है जब किसी इंसान की छाया यानी शैडो बादल या कोहरे के ऊपर पड़ती है और सूरज की पोजीशन की वजह से ये छाया फैलकर बड़ी हो जाती है। जॉर्डन ने उस पहाड़ पर यही देखा था। ये बस लाइट के ट्रिक के कारण हुआ था। वो बड़ा सा आदमी जॉर्डन का खुद का शैडो यानी छाया थी। इसमें कोई रहस्य या जादू नहीं था। कैथरीन अभी भी ब्रोकन स्पेक्टर के बारे में जानने के लिए एक्साइटेड थी। उन्हें ऐसी चीज़ें बहुत दिलचस्प लगती हैं जिन्हें एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है। वो ब्रोकन स्पेक्टर के पीछे के साइंस को बखूबी समझ गई थीं, लेकिन इसके बावजूद वो खुद अपनी आंखों से सब कुछ देखना चाहती थीं। फिर उन्हें एक जगह के बारे में पता चला जहां ब्रोकन स्पेक्टर को देखा जा सकता है, और ये जगह उनके घर से 6 घंटे की दूरी पर था। इस फिनोमिनन का एक्सप्लेनेशन ये है कि सुबह सुबह के गहरे कोहरे और दिन की एक खास घंटे में सूरज के पोजीशन का ऐसा कॉम्बिनेशन बनता है जिसके कारण ब्रोकन स्पेक्टर को देखा जा सकता है। आप शायद सोच रहे होंगे कि जब इसका कारण बता दिया गया है कि ब्रोकन स्पेक्टर क्यों बनता है, तो इतना एफर्ट करने की क्या ज़रूरत है। ऐसी कई चीज़ें हैं जिन्हें पहले मैजिक समझा जाता था,
वो सब झूठ साबित हुआ है और साइंटिफिकली एक्सप्लेन किया जा चुका है। लेकिन कैथरीन ने इन एक्सप्लेनेशंस को ताक पर रख दिया था। वो जानती थीं कि वो खुद को शर्मिंदा कर रही हैं, लेकिन ब्रोकन स्पेक्टर ने जैसे उन पर कोई जादू कर दिया था। ये उन्हें बचपन के उन मासूम दिनों की याद दिलाता था जब वो एक बच्चे के रूप में जादू में पूरी तरह विश्वास करती थी। वो अपनी इमेजिनेशन को खुला छोड़ देती थी। कीपिंग के मतलब है किसी चीज को कन्वेंस तरीके से संभाल कर रखना। कैथरीन को मधुमक्खियां भी पसंद है, इतनी ज्यादा कि उन्होंने एक क्लास तक ज्वाइन कर लिया था जहां स्टूडेंट्स को मधुमक्खियों और उन्हें पालने के बारे में सिखाया जाता है। कैथरीन अपने घर में मधुमक्खियों का फार्म खोलना चाहती थी, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना इस बारे में जितना हो सके उतनी जानकारी जुटाई जाए। एक दिन कैथरीन अपनी क्लास के साथ मधुमक्खियों का फार्म देखने गई। उनके इंस्ट्रक्टर ने उन्हें मधुमक्खियों और उनके छत्ते को हैंडल करने का तरीका सिखाया। कैथरीन को एक बार फिर से एन्चैंटमेंट की फीलिंग हो रही थी, यानी बेहद खुशी का एहसास हो रहा था। मधुमक्खियां जीते जागते जीव हैं जो सदियों से इंसानों के साथ रहती आई हैं। इस रिश्ते से हमारा और उनका दोनों का फायदा हुआ है। उन मधुमक्खियों ने कैथरीन और बाकियों पर हमला नहीं किया। कैथरीन बड़े ही ध्यान से उन्हें हैंडल कर रही थी। इस बात से उन्हें महसूस हुआ कि रिस्पेक्ट और देखभाल की ये भावना हमारी लाइफ के हर एरिया में अप्लाई किया जाना चाहिए। हमें सिर्फ नाजुक चीज़ों की ही देखभाल नहीं करनी चाहिए, बल्कि अपनी डीप प्ले के जुड़ने के लिए भी आप इस देखभाल या केयर को अप्लाई कर सकते हैं। केयर इस बात में भी झलकती है कि कैसे आप अपने वैल्यूज़ और ट्रेडिशन यानी परंपरा को कभी नहीं भूलते हैं। जैसे अब कैथरीन को ही देख लो, वो एक ऐसे माहौल में पली बढ़ी हैं जहाँ छोटी से छोटी चीज़ को भी बड़े ध्यान से रखा जाता था। जब कोई चीज़ टूट जाती थी तो उसे फौरन रिपेयर कर दिया जाता था। इस तरह कैथरीन को बचपन से ही चीज़ों को ठीक से रखने और उनकी मरम्मत करने की आदत पड़ गई थी। जैसे अगर उनके स्वेटर में छेद हो जाता तो वो खुद ही उसे ठीक कर लेती, और अगर घर में कोई सामान टूट फूट जाता तो वो खुद ही ठीक कर लिया करती थी। ये केयर ही है जो किसी चीज़ के साथ एक सेंटिमेंटल वैल्यू जोड़ देता है। आज हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें खरीदने की कोशिश में लगे रहते हैं। हमारे पास चाहे जितनी भी चीज़ें हों, वो हमें कम लगती हैं। आज हमने क्वालिटी के बजाय क्वांटिटी को चुन लिया है, और अगर हमारी कोई चीज़ ज़रा भी ख़राब हो जाती है या टूट जाती है तो हम उसे आसानी से फेंक देते हैं। क्वांटिटी के लिए हमारा ये जो पागलपन है वही सोशल मीडिया के ऐप्स पर मिलने वाले एंगेजमेंट में देखा जा सकता है। जैसे आप सोशल मीडिया पर इस उम्मीद में अपनी बहुत सारी पिक्चर पोस्ट करते हैं कि आपके फ्रेंड्स उन्हें लाइक करेंगे, लेकिन आपने जब वो पिक्चर ली थी तब उस मोमेंट को एंजॉय करना ही भूल गए थे। अपनी लाइफ में लोगों और इवेंट्स के बारे में ज़्यादा थॉटफुल होना अपनी डेली हैबिट बनाइए। आखिर यही वो चीज़ें हैं जो सच में मायने रखती हैं। अगर आपको ये समरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको हर नई वीडियो की बरवक्त इत्तला मिलती रहे। आप नीचे कमेंट्स में हमें ये भी बता सकते हैं कि अगली वीडियो में आप किस किताब की समरी सुनना चाहते हैं। इल्म बांटिए, सोच बदलिए। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए।